वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मगरू भाई माफ करना, पर यह तकनीक मुझे चाहिए। ये कहते हुए उसकी नजर पीछे खड़े विद्युत पर पड़ी, जो अब भी अविश्वास से उसे देख रहा था। सायरा ने यह दृश्य देखकर मायरा से पूछा, मायरा क्या तुम्हारे कबीले में कोई जन्ममूल शक्ति वाला भी है? उसके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी। सायरा की बात सुनकर मायरा ने एक हल्की थकी हुई सी सांस भरी। उसने नायरा की ओर नजर डाली, फिर आंखें बंद करते हुए धीमे स्वर में बोली, मैं भी नहीं जानती कि नायरा ने इतने पैसे क्यों खर्च किए। खैर छोड़ो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उधर दूसरी ओर भले ही वहां मौजूद सभी लोग ताकतवर और बेहद अमीर थे, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थे कि किसी भी तकनीक की कीमत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए वो समझ गए कि नायरा की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इसी बीच बारी बारी से बोलियां चलती रहीं और सातवीं बोली तक पहुंचते ही विद्युत फिर से हैरान रह गया। सातवां बक्सा वहां मौजूद सभी बक्सों में सबसे बड़ा था। पर्दा हटते ही सबकी नजरें उस बक्से के भीतर पड़े पिंजरे पर टिक गई। पिंजरे में एक जख्मी लड़की बंद थी। उसके माथे पर तीर का गहरा निशान था और उसकी आंखें चमकीली थी। उसे देखते ही विद्युत अनायास बोल पड़ा, ये लड़की, ये तो। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि तभी उसके कानों में देवांतक की आवाज गूंजी, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, सच में यकीन नहीं होता। देवांतक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी नजर मंच पर मौजूद उस लड़की पर टिक गई। हरी आंखों और लाल बालों वाली वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके बदन पर कपड़ों के नाम पर बस एक पतली सी लाल चुन्नी थी। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर विद्युत के भीतर गुस्सा उबलने लगा। उसका मन जैसे भीतर ही भीतर चीख उठा था। विद्युत देख रहा था कि उस लड़की की उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास होगी। उसकी हरी आंखों में बेइंतहा नाराजगी और तीखी आग थी। तभी बुजुर्ग इप्सा ने गंभीर आवाज में मंच के चारों ओर जमा हुई भीड़ की ओर देखते हुए कहा, अब नीलामी के लिए केवल सबसे खास चीजें ही बची है और उनमें से एक है ये लड़की। उन्होंने कुछ पल रुककर आगे कहा, ये कोई सामान्य इंसानी लड़की नहीं, बल्कि एक तिलिस्मी जानवर है। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि ये तिलिस्मी फीनिक्स कबीले से है और आप जानते ही हैं कि एक तिलिस्मी फीनिक्स को यदि सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वो कितना ताकतवर बन सकता है। साथ ही इस फीनिक्स लड़की की शक्ति रैंक पर है, यानी इस पर काबू पाना भी बेहद आसान है। बुजुर्ग इप्सा ने हाथ उठाते हुए घोषणा की, इसकी नीलामी शुरू होती है 1 करोड़ सोने के सिक्कों से। जैसे ही ये शब्द मंच पर गूंजे, चारों ओर से बोलियां बढ़ने की आवाजें लगने लगी। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, 1 करोड़ 10 लाख। दूसरी ओर से पुकार आई, 1 करोड़ 25 लाख। और फिर भीड़ के किसी और हिस्से से आवाज आई, 1 करोड़ 50 लाख। भीड़ में उत्साह, लालच और तनाव तीनों एक साथ उबलने लगे थे। इसी तरह बोली लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी विद्युत के कानों में अचानक पूर्व जागने की गंभीर आवाज गूंजी, विद्युत, इस लड़की को खरीदो, मुझे इसकी जरूरत है। आवाज में हल्की खींच साफ झलक रही थी। विद्युत को यह सुनकर अजीब लगा। उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, पूर्व जागने, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। कहीं आप इस लड़की की सुंदरता के चक्कर में? वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके कानों में नाराजगी से भरी गर्जना सुनाई दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने दिमाग में बेकार की कल्पनाएं पकाना बंद करो और बोली लगाओ, इससे पहले कि इस लड़की को कोई और खरीद ले। पूर्व जागने की बात समाप्त ही हुई थी कि तिलिस्मी मधु की चढ़ती हुई आवाज सुनाई दी, वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि मरने के बाद भी कोई सुप्रीम रैंक योद्धा ऐसे शौक रख सकता है। खैर, मुझे तो पहले से पता था कि तुम दोनों ही एक नंबर के वाहियात हो। उसकी हंसी की प्रतिध्वनि जैसी आवाज कुछ पल बाद गायब हो गई। विद्युत ने उसे नजरअंदाज किया और पूरा ध्यान फिर से बोली पर केंद्रित किया। अब आखिरी पड़ी बोली ड्रैगन कबीले के सुमेर ने लगाई थी। यही वजह थी कि विद्युत ने खुद बोली लगाने के बजाय देवांतक को संकेत दिया। देवांतक ने सिर हिलाया और उसी क्षण विद्युत ने अपना चेहरा अपने लंबे हुडी कोट की टोपी से ढक लिया ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। बगल में मौजूद देवांतक ने गर्व के साथ अपना हाथ उठाया। बोली अब 3 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तभी विद्युत ने धीमे स्वर में कहा, 4 करोड़ सोने के सिक्के। विद्युत की बात सुनकर देवांतक हैरान रह गया। वो अविश्वास से विद्युत की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत के पास सच में इतने सोने के सिक्के हैं भी या नहीं। अगर यह मजाक हुआ तो चिकित्सा केंद्र के बुजुर्ग उसे इतनी भारी सजा देंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन तभी विद्युत ने दोबारा कहा, देवांतक, बोली लगाओ। उसके स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि देवांतक एक पल को भी नहीं हिचका। उसने आसपास उठती तमाम नजरों को नजरअंदाज किया और ऊंची आवाज में बोला, 4 करोड़ सोने के सिक्के। उसके इतना कहते ही पूरे विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। अभी तक बोलियां बढ़ रही थी, लेकिन वो केवल 1 या 2 लाख के अंतर से बढ़ रही थी और अब एक ही क्षण में किसी ने पूरे 1 करोड़ बढ़ाकर बोली लगा दी थी। भीड़ में फुसफुसाहट दौड़ गई। आखिर ऐसा कौन आ गया है जिसके पास इतना धन है? कौन इतना ताकतवर है कि एक ही बार में इतना बड़ा दांव खेल गया? पूरी सभा में हैरानी और बेचैनी की लहर दौड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा, वो हैरान रह गए। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देवांतक था। सबकी निगाहें अपनी ओर टिकी देखकर देवांतक ने हल्के गुरूर और हल्की घबराहट के मिश्रण के साथ मंच पर खड़े बुजुर्ग इप्सा की ओर देखते हुए पूछा, बुजुर्ग इप्सा,
क्या ये फिनिक्स लड़की मेरी हुई? देवांतक के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी भी छिपी हुई थी। उसकी बात सुनकर इप्सा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, ये फिनिक्स लड़की तुम्हारी हुई। ये कहते ही इप्सा ने पिंजरे में कैद उस लड़की को लाल कपड़े से ढक दिया ताकि भीड़ उसकी ओर ध्यान न दे सके। थोड़ी दूरी पर बैठी सायरा ने स्थिति को देखते हुए मायरा से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? देवांतक यानी बर्फीली अजगर कबीले की मूल शक्ति तो बर्फ है, फिर उसने इस फिनिक्स लड़की को क्यों खरीदा? सायरा की शंका पर मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लेकिन बिल्कुल नहीं। शायद तुमने गौर नहीं किया, बोली इसने नहीं लगाई। बोली लगाने को मेघ ने कहा था। सारा की आंखों में तुरंत नई जिज्ञासा चमक उठी। विद्युत के कहने पर बोली लगाने के बाद देवांतक ने उसकी ओर झुककर कहा, मेघ देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में इतने सोने के सिक्के हैं? देवांतक की चिंता सुनकर विद्युत हल्का मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सिक्कों की तुम फिक्र मत करो, बस ये बात किसी से मत कहना कि बोली मैंने लगवाई थी। देवांतक ने सिर हिलाया, जबकि विद्युत तुरंत अपनी आत्मिक शक्तियों का सहारा लेकर किसी भी अनहोनी से पहले ही सतर्क हो जाने के लिए आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखने लगा। नीलामी हॉल में हर किसी की नजर अब देवांतक पर टिक गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुनहरा कोट पहने ये छोटा सा जवान लड़का किसी ऐसे अमीर दल से ताल्लुक रख सकता है जो एक ही बार में 4 करोड़ तक की बोली लगा दे। लेकिन देवांतक अभी अपनी जीत पर खुश हो ही रहा था कि तभी हॉल में एक भारी गूंजती हुई आवाज उठी, 5 करोड़ सोने के सिक्के। एक ही पल में पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया। अचानक 1 करोड़ की बढ़ोतरी से हर कोई स्तब्ध रह गया। विद्युत भी हैरानी से उस आवाज की दिशा में देखने लगा। आवाज एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी जिसने लंबा कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा कोट की छाया में छिपा हुआ था। विद्युत ने धीमे स्वर में कहा, इस काले कोट की वजह से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा। लेकिन तभी उसकी नजर उस रहस्यमय आदमी के दोनों ओर बैठे 2 व्यक्तियों पर गई, बुजुर्ग निषाद और बुजुर्ग कालके। दोनों ही अपनी ठंडी गणनात्मक निगाहों के साथ मंच पर मौजूद उस खूबसूरत लड़की को घूर रहे थे, जो पिंजरे के अंदर से घबराई आंखों से सैकड़ों इंसानों को देख रही थी। उस लड़की का भय और असहायता देखकर विद्युत के मन में उसके लिए दया उमड़ आई। उसी समय विद्युत के कानों में एक भद्दी, गिनौनी हंसी और गंदी बातें सुनाई दी। कुछ दूरी पर बैठे कुछ काले कोट पहने लोग आपस में धीमे स्वर में हंसते और बात करते हुए उस लड़की को तिरछी नजरों से देख रहे थे। उनकी बातें सुनकर विद्युत की नाराजगी और भी बढ़ गई। अब उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा था। ये दोनों योद्धा कोई और नहीं बल्कि जवान पीढ़ी के दानव कबीले से अश्वा और उसके साथ उसका नकाबपोश साथी थे, जो उतना ही घमंडी दिखाई दे रहा था। विद्युत ने अपनी आत्मिक शक्तियों की मदद से दोनों की बातचीत सुनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति अश्वा के करीब पहुंची, उसे अचानक एक तेज झटका लगा। साथ ही उसने एक बेहद खतरनाक गहरी आत्मिक ऊर्जा महसूस की। उस ऊर्जा को महसूस करते ही विद्युत का पूरा ध्यान उस शक्तिशाली व्यक्ति पर गया। वो बुजुर्ग निषाद और बुजुर्ग कालके के ठीक बगल में बैठा रहस्यमयी काले कोट वाला आदमी था। उसने अपने सीने पर किसी कबीले का कोई निशान नहीं पहन रखा था, जो उसे और भी संदिग्ध बनाता था। विद्युत के मन में तुरंत ख्याल आया, इसने मेरी आत्मिक शक्ति को इतनी आसानी से नाकाम कर दिया, कहीं ये सुप्रीम रैंक पर तो नहीं। लेकिन उसके भीतर ये विचार अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी देवांतक की गंभीर और बेचैन आवाज उसके कानों में गूंजी, मेघ, हमें अब रुक जाना चाहिए। लगता है प्राचीन दानव कबीले का यह भद्दा अश्वा उस फिनिक्स लड़की को खरीदना चाहता है। अगर हम ऐसे ही बोली बढ़ाते रहे तो नीलामी 10 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। असल में देवांतक की यह चिंता स्वाभाविक थी। उसे लग रहा था कि विद्युत के पास शायद इतने सिक्के हैं ही नहीं। अगर बोली जीतने के बाद पैसे न दे पाए तो देवांतक को भयंकर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और इसके बाद उसे किसी भी नीलामी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। देवांतक की आवाज में डर और जिम्मेदारी दोनों साफ झलक रहे थे। देवांतक के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, लेकिन विद्युत का ध्यान तो सिर्फ पूर्व जागने की बातों पर अटका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने उस फिनिक्स लड़की के लिए नीलामी लगाने की बात क्यों कही थी। फिर भी इसके बाद आगने की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी। अगले ही पल देवांतक की नजर विद्युत पर पड़ी, जो नीलामी में मौजूद उस पिंजरे में कैद लड़की को घूर रहा था। साथ ही उसका ध्यान लगातार बढ़ती बोलियों पर भी था। तभी उसके कानों में देवांतक की आवाज गूंजी, देख, तुम्हें नहीं लगता कि एक फिनिक्स लड़की के लिए 7 करोड़ सोने के सिक्के खर्च करना बहुत महंगा सौदा है? देखो, अगर हमने इस लड़की को खरीद भी लिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कहीं भागेगी नहीं। देवांतक की बात सुनकर विद्युत हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, दोस्त, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मुझे इस लड़की को खरीदना है और तुम सिक्कों की चिंता मत करो। ये कहते हुए विद्युत ने उसके हाथ में पर्पल रूबी कार्ड रख दिया। कार्ड हाथ में आते ही देवांतक की आंखें अवाक रह गई। वो हैरानी से उस पर्पल कार्ड को देख रहा था, जिस पर सुनहरे रंग की कई चमकती हुई रेखाएं बनी थी। कार्ड के कोने में रूबी के प्रतीक पर एक प्लस का निशान भी उकेरा हुआ था। उसे देखते ही देवांतक के मन में अनगिनत सवाल उठ खड़े हुए। मेरे के पास मेडिकल सिटी का वीआईपी कार्ड है, तो फिर ये मेरे साथ साधारण एंट्री से अंदर क्यों आया? और इसके पास ये वीआईपी कार्ड कहां से आया? कहीं इसका रिश्ता चिकित्सा केंद्र के बुजुर्गों से तो नहीं? देवांतक की नजरें उन सुनहरी रेखाओं पर थी। 20 की 20 रेखाएं पूरी थी और अब तक उनमें से एक भी खाली नहीं हुई थी।
देवांतक के चेहरे पर बढ़ती हैरानी देखकर विद्युत ने फिनिक्स लड़की की ओर गंभीर नजरों से देखते हुए मन ही मन कहा, क्या ये लड़की इरा को जानती होगी? एक बार इसे छुड़ा लूं, उसके बाद मैं इससे इरा के बारे में पूछूंगा। बढ़ती हुई नीलामियों को देखकर बुजुर्ग इप्सा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कुराहट थी। उनकी नजरें बार बार मेघराज की ओर जा रही थी, क्योंकि हर बार उसके द्वारा बोली बढ़ाने से नीलामी की कीमत ऊंची होती जा रही थी और इसका सीधा फायदा मेडिकल सिटी तथा बुजुर्ग इप्सा को मिल रहा था। नीलामी की हर नई कीमत के साथ मेडिकल सिटी का मुनाफा और बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक शक्तिशाली गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, 10 करोड़ सोने के सिक्के। इस कीमत के बाद सभा में कुछ क्षणों तक सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इस बोली से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। कई लोग नाराजगी और असहजता के साथ देवांतक की ओर देखने लगे, मानो सारी गलती उसी की हो। उधर मंच पर बुजुर्ग इप्सा अब नीलामी समाप्त होते ही बाहर निकलने की तैयारी में थे। इसी बीच अगले ही पल मंच पर एक और बुजुर्ग आकर खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। उन्हें देखकर विद्युत तुरंत समझ गया, ये कोई और नहीं, मेडिकल सिटी के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। आखिर कौन है वो बड़े बुजुर्ग? वास्तव में पूर्व जागने का इस फिनिक्स लड़की से क्या संबंध है? क्या ये फिनिक्स लड़की